Hello everyone, welcome to jrf.com. I hope you all are perfectly fit and fine and you are being regular with your studies. आज की जो वीडियो है उसमें जितने भी हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं ना लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के वो हम कवर करेंगे, जिसमें एलएलपी एक्ट 2008, कंपटीशन एक्ट 2002, आईटी एक्ट 2000 और आरटीआई एक्ट 2005 हम करेंगे. जहाँ तक जीएसटी की बात है, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि लीगल एनवायरनमेंट वाले वीडियो में मैंने जीएसटी ऑलरेडी कवर कर लिया है. आई हैव एक्सप्लेन व्हाट जीएसटी इज़ बेसिकली, क्या डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसकी जीएसटी की एंड कैसे इसको हाउ जीएसटी इज़ लेवीड ऑन दी कस्टमर्स, राइट. लेकिन अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू, जीएसटी के बारे में डिटेल्ड नॉलेज और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज़ 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 डू वॉच द वीडियोज़ ऑफ CA देवेंद्र रहेजा. ही हैज़ एक्सप्लेन जीएसटी इन सच अ सिंपल एंड वंडरफुल वे कि मतलब आई बिलीव कि उन्होंने मुझसे भी कहीं ज़्यादा अच्छे से जीएसटी को एक्सप्लेन किया है डिटेल में और सिंप्लीफाइड मैनर में. और जहाँ तक किसी भी टैक्स की बात होती है, मैंने पहले भी कहा था, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बेटर टैक्स कोई भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता, नॉट इवन मी, राइट. सो आई सजेस्ट यू कि आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें. एज फार एज बेसिक नॉलेज इज कंसर्न वो मैंने लीगल एनवायरनमेंट वाले वीडियो में प्रोवाइड कर रखा है. तो आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं टॉपिक्स. बट एज यू ऑल नो, let me remind you, please do like, share and subscribe the channel and be regular with the channel for all the latest updates. Let's proceed with today's video and the topics that we have to cover. सबसे पहले बात कर लेते हैं एलएलपी एक्ट की, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. It is a partnership in which some or all partners have limited liability. पहले तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब समझ लेते हैं. देखो, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये जो पार्टनरशिप है इसके अंदर जो भी पार्टनर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है. लिमिटेड यू कैन से बाय द नंबर ऑफ शेयर्स दे आर होल्डिंग, राइट. Next point says, one partner is not responsible or liable for another's misconduct or negligence. आपके जितने शेयर्स हैं, आपकी जितनी ओनरशिप है, आप उतने के लिए रिस्पॉन्सिबल, उतने के लिए लाइबल है. किसी और के मिसकंडक्ट, किसी और की गलती के लिए आप लाइबल नहीं है, बीइंग अ पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर organization. In India, it was formed in early 1900s in US. जो इनिशियल इसका स्टार्टिंग फेज था वो था 1900s और सबसे पहले ये यूएस में इम्प्लीमेंट हुआ था. इंडिया में इट वाज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 9, 2009. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली कि एलएलपी एक्ट का ईयर वो है 2008, लेकिन इसको पब्लिश किया गया था गैजेट ऑफ इंडिया में जनवरी 9, 2009 को. ठीक. नाउ, बॉडी कॉर्पोरेट एंड लीगल एंटिटीज सेपरेट फ्रॉम पार्टनर्स परपीचुअल सक्सेशन. जो एक कह सकते हैं बेसिक फीचर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, वो सारे इसमें हैं. जैसे बॉडी कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी, it is separate from the partners and has perpetual succession. Provisions of Indian Partnership Act 1932 are not applicable to LLP and is regulated by contractual agreement between partners. जो भी provisions हैं, जो भी कह सकते हो जो भी points या जो भी regulations mentioned हैं Indian Partnership Act 1932 में, वो LLP Act पे applicable नहीं है. और ये जो act है इसको रेगुलेट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट करके. Contains both a corporate structure and a partnership. Now this can be LLP is also having the features of a corporate structure and all the features of a partnership firm. At least two partners are needed and one of them at least should be Indian resident. LLP कह सकते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए यू नीड टू हैव कम से कम दो पार्टनर्स होने चाहिए और उन दोनों में से कोई एक कंपल्सरीली इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि दोनों ही फॉरेन हो, एक फॉरेन एंड एक इंडियन भी चलेगा एंड दो इंडियन इज एट द बेस्ट, बट बोथ कैन नॉट बी अ फॉरेनर. एनी टू और मोर पर्सन्स कैन फॉर्म LLP. इवन अ लिमिटेड कंपनी, अ फॉरेन कंपनी एंड LLP, अ फॉरेन LLP और अ नॉन रेजिडेंट कैन बी अ पार्टनर इन LLP. ठीक है, तो ये सारे कह सकते हो ये जो पैरा है इससे कुछ क्वेश्चंस मुझे लगता है कि फ्रेम हो सकते हैं. मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी आप कुछ स्टडी कर रहे हो तो खुद से कुछ क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करने की कोशिश करो, सो दैट आपको एग्जाम में समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि क्या पूछा जा रहा है एक्चुअली क्वेश्चन में. तो अगर बात करें कि हु ऑल कैन बी अ पार्टनर इन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो कोई भी दो या मोर, टू और मोर पर्सन्स
कोई भी लिमिटेड कंपनी, कोई भी फॉरेन कंपनी, कोई भी एलएलपी या कोई फॉरेन एलएलपी कैन बी अ पार्टनर इन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब एलएलपी फॉर्मुलेशन में स्टेप्स क्या है? सबसे पहला है डिसाइडिंग द पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। सबसे पहले पार्टनर्स डिसाइड करेंगे, फिर ऑब्टेन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN का फुल फॉर्म है, इसको बहुत अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, ये आ चुका है एक बार एग्जामिनेशन में। फिर चेकिंग नेम अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ड्राफ्टिंग LLP एग्रीमेंट, फाइलिंग इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बेसिकली जो एक पार्टनरशिप फर्म का जो प्रोसीजर होता है टू स्टार्ट और टू फॉर्मुलेट द पार्टनरशिप फर्म, मोर और लेस इट इज सिमिलर एज LLP, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ये भी मैं लीगल एनवायरनमेंट में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। इसमें हमें जो डिस्कस करना है एज पर द सिलेबस वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेन प्रोविजन। मेन प्रोविजन की अगर बात करें तो वो है प्रोविजन टू प्रोवाइड हेल्दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इन इंडियन मार्केट एंड टू प्रिवेंट एनी एडवर्स इफेक्ट्स और इल प्रैक्टिसेस ऑन कॉम्पिटिशन। देखो, कॉम्पिटिशन को रेगुलेट करने के लिए कॉम्पिटिशन एक्ट बनाया गया था, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। और उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि MRTP एक्ट को रिपील करके कॉम्पिटिशन एक्ट बनाया गया था, क्योंकि MRTP जिसका फोकस था वो बेसिकली मोनोपोलीज पे था, ठीक है। तो कंट्री में हेल्दी कंपटीशन इंश्योर करने के लिए ही कॉम्पिटिशन एक्ट बनाया गया, ये इसका मेन प्रोविजन है। और जितने भी इल इफेक्ट्स होते हैं ना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी ये एक्ट बनाया गया। दिस इज ऑल्सो अ मेन प्रोविजन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट। मेन प्रोविजन अच्छे से याद हो गया होगा, आई होप। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात कर लेते हैं, टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर प्रैक्टिसेस इन कॉम्पिटिशन, जितने भी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रही हैं फर्म्स कंपटीशन में, उसको रेगुलेट करना, उस पर कंट्रोल एक्सरसाइज करना, उसको चेक करना। टू इंट्रोड्यूस हेल्दी मेजर फॉर प्रमोशन एंड सस्टेनेंस ऑफ कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ये इंश्योर करना। टारगेट्स टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड गिव फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ना सिर्फ कंपटीशन को चेक करना बट ये भी चेक करना कि जो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट हैं वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। कहीं फर्म्स कंपटीशन में एक दूसरे को बीट करने के चक्कर में कंज्यूमर्स की राइट्स, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी सेफ्टी है, जो सिक्योरिटी है, उसको कहीं ओवरलुक तो नहीं कर रही, ये भी चेक करना कह सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव है कॉम्पिटिशन एक्ट का। टू प्लेस इट्स ओपिनियन ऑन इश्यूज अबाउट कॉम्पिटिशन, जो भी कंपटीशन प्रैक्टिसेस चल रही हैं दैट आर प्रिवलेंट इन द इकोनॉमी, उसको चेक करना और उसके बारे में एक ओपिनियन देना कि वेदर द कंपनीज हु आर अडॉप्टिंग दोज प्रैक्टिसेस वो फेयर हैं या नहीं है। नेक्स्ट, एक्ट ऑन अ रेफरेंस रिसीव्ड फ्रॉम स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, जितनी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं हु आर एक्चुअली रेगुलेटिंग द फर्म्स, उनकी गाइडलाइंस को कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द गाइडलाइंस दैट आर गिवन बाय देम, एंड उन्हीं गाइडलाइंस के बेसिस पे फर्म्स को ये कह सकते हैं डायरेक्ट करना, उनको एडवाइस करना कि क्या प्रैक्टिसेस उन्हें अडॉप्ट करनी है और क्या नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। IT एक्ट 2000, इट वॉज नोटिफाइड ऑन October 17, 2000। बहुत अच्छे से याद रखना है आपको डेट, मैं बार बार बता रही हूँ, डेट तो मतलब घोल कर पी जाओ, ठीक है। जितने भी एक्ट्स हैं ना उनके डेट्स बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। इट इज़ द लॉ दैट डील्स विद साइबर क्राइम एंड ई-कॉमर्स इन इंडिया। जितना भी IT एक्ट का बेसिक जो कह सकते हैं रीज़न है उसको फॉर्मुलेट करने का, उसको एनैक्ट करने का, वो है जितने भी साइबर क्राइम है उससे डील करना और ई-कॉमर्स बिजनेस को रेगुलेट करना। इन 1996 UN कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, अब ये जो इसका शॉर्ट फॉर्म देख रहे हो UNCITRAL, इसका आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन दिख गया हमें, तो फुल फॉर्म क्या है इसका? UN कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ अडॉप्टेड द मॉडल ऑन लॉ ऑन ई-कॉमर्स। इंडिया बिकेम 12th कंट्री टू एनेबल साइबर लॉ, ये भी याद रख लेना, इंडिया बिकेम द 12th कंट्री टू एनेबल साइबर लॉ। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? लीगल रिकग्निशन टू ट्रांजैक्शंस डन वाया इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डेटा एंड अदर मीन्स, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में उनको चेक करना एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग दम लीगल रिकग्निशन की जो ये ट्रांजैक्शंस हैं वो वैलिड हैं। यूजेस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स टू पेपर बेस्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज, जो भी पेपर बेस्ड मेथड होते हैं, जैसे हम लोग फाइल्स में अपना कह सकते हो फाइल्स बना रहे हैं,
मैनुअल फॉर्म में उसमें अपना सारा कंटेंट स्टोर कर रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पेपर्स स्टोर करें। तो इसकी जगह एक कह सकते हैं रेवोल्यूशन लाया गया कि पेपर बेस्ड स्टोरेज को मिनिमाइज़ किया जाए, उसको कम करके इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट्स को हम स्टोर कर रहे हैं। लीगल रिकग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं उनको रिकग्निशन मिला था, ठीक है। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद गवर्नमेंट, ई ट्रांसफर ऑफ फंड्स, these are very basic things. Recognition to bankers under Evidence Act 1891, ठीक। तो एविडेंस एक्ट किस ईयर में आया था? 1891। देखो छोटे छोटे से क्वेश्चंस है ना, इनको मतलब खुद ही मतलब एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि खुद से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो। जब खुद से क्वेश्चन पूछते हो ना तो वो आंसर दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं। जहाँ भी लगता है कोई चीज़ आपको इंपॉर्टेंट दिख रही है, फॉर्मुलेट कर लो अपने आप से क्वेश्चन की, हो सकता है ये क्वेश्चन आ सकता है। एविडेंस एक्ट किस ईयर में फॉर्मुलेट हुआ था? 1891, तो ये याद रहेगा आपको। प्रोविजंस की जहाँ तक बात करें तो आईटी एक्ट 2000 सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड साइंड by then President K.R. Narayanan, further finalized by प्रमोद महाजन। 2000 का जो सेशन हुआ था पार्लियामेंट का, उसमें इसको कह सकते हैं साइन किया गया था बाय प्रेसिडेंट के आर नारायणन, और फर्दर इसको फाइनलाइज किया गया था, प्रमोद महाजन ने इसको फाइनलाइज किया था। इन 2008 एडिशंस एक्सपैंडेड टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उनको इस आईटी एक्ट के अंदर ऐड किया गया। प्राइवेसी वॉज एड्रेस्ड इन 2011। द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल चेंज, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल चेंज क्या है इस एक्ट का? सेक्शन 66A विच मेक्स ऑफेंसिव मैसेजेस इलीगल, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल चेंज एज पर आईटी एक्ट 2000। अब साइबर क्राइम, उनकी पेनल्टीज देख लेते हैं। सेक्शन 43 में पेनल्टी एंड कॉम्पनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम एट्सेट्रा। सेक्शन 65 में टैम्परिंग कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, टैम्परिंग कह सकते हो मैनिपुलेटिंग और हैम्परिंग। सेक्शन 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। 66A पनिशमेंट फॉर ऑफेंसिव मैसेजेस, जो कि सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल चेंज है हमारा। सेक्शन 66C पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी और की आईडी हैक करके यू आर एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शंस या उसकी आईडी से आप कुछ और काम कर रहे हैं। उसके अलावा सेक्शन 66D चीटिंग बाय impersonation using computer resources. Section 66E punishment for privacy violation. Section 66F cyber terrorism. 67 publishing or transmitting obscene material in e-form. 67B publishing or transmitting material depicting children in sexually explicit act. 69 powers to issue directions for interception or monitoring और डिस्क्रिप्शन फॉर एनी इन्फॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंट सेक्शंस हैं जिनमें डिफरेंट पेनल्टीज मेंशन्ड है, डिफरेंट क्राइम्स मेंशन्ड है, जिनके अंदर किसी पर्सन को कह सकते हैं चार्ज किया जाता है फॉर एनी वायलेशन ऑफ द रूल्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोविजंस हैं, वो जल्दी से देख लेते हैं। देखो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इसीलिए इनैक्ट किया गया था कि जो भी कुछ रूल्स बन रहे हैं, रेगुलेशंस बन रहे हैं, जो भी कुछ नोटिस आपके सामने आ रहा है, उसके बारे में एक क्लियर पिक्चर आपके सामने होनी चाहिए। कोई भी कह सकते कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कंसील्ड नहीं होना चाहिए। इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के आरटीआई एक्ट लागू किया गया था। ऑब्जेक्टिव्स में फ्रॉम अ कल्चर ऑफ सीक्रेसी टू अ कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, वेरी सिंपल। फ्रॉम पर्सनलाइज्ड डेपुटिज्म टुवर्ड्स अकाउंटेबल गवर्नमेंट, फ्रॉम यूनिलेटरल डिसीजन मेकिंग टुवर्ड्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, ठीक। ये 3 इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्रोविजंस देख लेते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट 30 days, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 48 hours। किसी भी पब्लिक कह सकते हैं कोई भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन की जो टाइम लिमिट है वो है 30 days, और किसी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की अगर बात करें तो वो है 48 hours। मैंडेटरी क्या है? पब्लिक अथॉरिटी टू क्रिएट PIO, दैट इज पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। PIO का फुल फॉर्म पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। Citizens can appeal within 30 days if not satisfied with information content to the first level of appellate authority. नेक्स्ट, डिस्क्राइब्स द टर्म इन्फॉर्मेशन इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। तो ये हम कह सकते हैं समअप करता है आरटीआई एक्ट 2005 को। जो इसका एक्ट का इनैक्टमेंट ईयर है 2005, उसको याद रख लीजिए। PIO का फुल फॉर्म याद रख लो, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये याद रख लो, और टाइम लिमिट क्या है, कह सकते हैं
इंफॉर्मेशन प्रोक्योरमेंट की, वो याद रख लो, ठीक है. सो दिस कंप्लीट्स योर यूनिट 9, दैट इज लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस. फ्रॉम टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज बैंकिंग, जो कि अगेन आई विल से कि कहीं ना कहीं रिलेटेड हमारे फर्स्ट और 9 यूनिट से. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगेन अ रिमाइंडर, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल as much as you can and take care. Thank you.